वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार यानी ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन। इसी का आज हम लोग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे पॉइंट को सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट कोई भी थ्योरी आप लोगों का नहीं छूटेगा और आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना है, सभी चीज को नोट करना है। नोट नहीं करेंगे तो क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद आप फिर भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है और ध्यान से मेरी बातों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि परिवहन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार यानी ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट का अगर शॉर्टकट अगर परिभाषा देखा जाए तो व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह वहन करने की जो सुविधा होती है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जो जाने के लिए जो सुविधा होती है या फिर जो सेवा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या फिर एक वस्तु को दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो सेवा होती है, जो सुविधा होती है, उसी को बोलेंगे क्या, परिवहन बोलेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, परिवहन के रूप में पशुओं, मनुष्यों और गाड़ियों का प्रयोग होता है। यानी परिवहन के रूप में किस चीज़ का प्रयोग हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, जैसे कि घोड़े का प्रयोग होता है परिवहन के रूप में। घोड़े का इस्तेमाल करके इस सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है। मनुष्य खुद इस सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। उसके बाद गाड़ियों के द्वारा वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। तो ये सब क्या है, परिवहन के साधन है। यानी पशु, मनुष्य और गाड़ियां क्या है, परिवहन के साधन है जो परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन व्यापार और संचार उत्पादन केंद्र तथा उपभोग केंद्र को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यानी परिवहन के माध्यम से ही व्यापार हो गया, संचार हो गया, उत्पादन केंद्र यानी जहां वस्तु का उत्पादन होता है, और उपभोग केंद्र यानी जहां वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी जहां उपभोक्ता वस्तु को खरीदते हैं। तो ये दोनों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है, परिवहन करता है। क्या ऐसा लगता है कि अगर परिवहन नहीं होगा तो क्या उत्पादन क्षेत्र और उपभोग क्षेत्र यानी उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र आपस में जुड़ पाएगा, नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए परिवहन का विकास होना, जो सड़क होती है उसका विकास होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवहन योजक यानी एजेंट तथा वाहक यानी वहन करने का उपाय उपलब्ध कराता है और इसी के माध्यम से व्यापार संभव होता है। समझ गए परिवहन क्या होता है, शॉर्टकट परिभाषा है। परिवहन तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसकी परिभाषा भी आपको याद रखने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि परिवहन का आप डेफिनेशन खुद बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ये सब चीज याद रखने की नहीं है, क्योंकि ये सब आप बचपन से देखते आ रहे हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से एक तरह से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवहन जाल यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो परिवहन जाल से आप क्या समझते हैं कि जैसे कि अनेक जगह को परस्पर सड़क के द्वारा जोड़ा जाता है। एक जगह यहाँ है, एक मार्केट यहाँ है, तीसरा मार्केट यहाँ है, ये ए मार्केट है, ये बी मार्केट है, ये सी मार्केट है। तीनों मार्केट को सड़क के द्वारा जोड़ा गया, यानी तीनों मार्केट को रोड बना करके आपस में जोड़ दिया गया। तो यहाँ एक प्रकार का जाल का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का जाल के यानी नेटवर्क के फॉर्मेट के रूप में उभरेगा, जिसको क्या बोलते हैं, परिवहन जाल यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए अनेक जगहों को, एक जगह नहीं अनेक जगह को परस्पर मार्गों की सरणियों के द्वारा, यानी मार्ग की जो सरणी होती है, जो सीरीज होती है, एक मार्ग होता है जैसे कि NH होता है, उसके बाद आपका SH होता है, जो इसके द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं और उससे जो फॉर्मेट का निर्माण होता है, जो प्रारूप का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, परिवहन जाल बोलते हैं। और परिवहन जाल क्या हो गया, ये ए मार्केट है, यहाँ जगह का नाम दे दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ बी मार्केट है, ठीक है, यहाँ भी जगह का कोई नाम लिख दीजिएगा। यहाँ मान चलिए कोलकाता दे दीजिए, या फिर दिल्ली, मतलब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हो उनको भी वो जगह का नाम पता होना चाहिए, ताकि समझ में आए उनको कि ये परिवहन जाल का निर्माण किया है। ठीक है, यहाँ भी कोई जगह का नाम दे दीजिए। उसके बाद आपस को मैं तीनों को जोड़ दीजिए, चारों को आपस में जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको मतलब ये जोड़ने का जो ये लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगा, रोड यानी सड़क कहलाएगा। और ये चारों महानगर जो आपस में जुड़े या फिर चारों जगह जो आपस में जुड़े, एक फॉर्मेट का निर्माण हुआ, एक प्रारूप का निर्माण हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी परिवहन जाल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवहन की विधाएं यानी परिवहन के प्रकार यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन की क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या प्रकार हैं, उस चीज को हम लोगों को देखना है। तो परिवहन विश्व की यानी विश्व की परिवहन प्रमुख हो जाए
प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो विश्व की प्रमुख विधाएं हो जाएगी, यानी प्रकार हो जाएगी स्थल परिवहन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सड़क वगैरह आ जाएगा, NH ग्रामीण सड़कें, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी सड़कें होती है वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आएंगे। वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन, ठीक है, ये क्या है, प्रमुख है, यानी परिवहन के जो प्रमुख विश्व की प्रमुख जो विधाएं हैं वो क्या है, स्थल, वायु, जल और पाइपलाइन काफ़ी फेमस है क्योंकि पाइपलाइन के द्वारा ही कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कच्चे तेल और प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाइड यानी शुद्धिकृत यानी जो शुद्ध किया हुआ तेल होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका उपयोग प्रांत या राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर परिवहन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन के निपटान भारवाही जलयानों के द्वारा होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार होता है, जो एक तरह से वस्तुओं का व्यापार का जो निपटान होता है वो किसके द्वारा, भारवाही जलयान यानी समुद्री मार्ग से, यानी समुद्री मार्ग से जो यात्रा होती है, जो सुविधाएं हैं, समुद्री परिवहन की जो सुविधाएं हैं यानी समुद्री जो जहाज है उसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्च कीमत वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन के लिए वायु यातायात की अच्छी सुविधा है, यानी एक तरह से देखा जाए कि कोई ऐसी वस्तु भी होती है जो काफ़ी हल्की होती है और नाशवान होती है, मतलब जल्द ही क्या होती है, मतलब वो नष्ट हो जाने वाली वस्तु होती है, जल्द ही वो क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है, यानी अपना अस्तित्व को खो सकती है, ठीक है। तो ऐसी वस्तु को नाशवान वस्तु बोलेंगे। तो ऐसी यानी हाई क्वालिटी का जो वस्तु होता है जिसका प्राइस हाई होता है, तो ऐसे वस्तुओं को किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, वायु मार्ग के द्वारा। किसके द्वारा, वायु मार्ग द्वारा परिवहन श्रेष्ठ होता है और परिवहन के लिए यह वायु यातायात जो होती है काफ़ी अच्छी होती है और महंगी भी होती है और कम समय लगता है, महंगी होती है और अच्छी भी होती है। और नाशवान और हल्की वस्तु जो होता है इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह वहन किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, परिवहन की विधाएं यानी परिवहन के प्रकार, कौन कौन सा प्रकार हो गया, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क के बारे में, ठीक है। आप देखिए सड़क यानी रोड परिवहन यानी स्थल परिवहन के बारे में बात की जाती है। तो रोड ट्रांसपोर्ट, तो अधिकांश सेवाओं तथा वस्तुओं का संचालन जो होता है वो स्थल परिवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, स्थल परिवहन के द्वारा होता है। प्रारंभिक दिनों में मानव स्वयं क्या थे, वाहक थे, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में अगर देखा जाए तो मानव तो गाड़ी वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उस टाइम मानव जो है खुद वो वाहक का कार्य करते थे। अभी गाड़ी वाहक का कार्य करता है। वाहक का मतलब होता है वहन करने वाला, यानी एक वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को ले जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो गाड़ी वगैरह था नहीं, तो प्रारंभिक दिनों में जो है मानव क्या थे, खुद वाहक थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को ले जाते थे, ठीक है। अधिकांश सेवा तथा वस्तु का जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है, परिवहन, सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। परिवहन क्रांति अगर देखा जाए, ये भी मेन टॉपिक है आपका, परिवहन में क्रांति, यानी 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद, 18वीं शताब्दी में हुआ था ना, भाप इंजन का आविष्कार हुआ। सबसे पहले सार्वजनिक जो रेलमार्ग है 1825 में इंग्लैंड के जो आपका है स्टॉकटन और डार्लिंगटन जो है, इसी दोनों स्थान के बीच शुरू किया गया सबसे पहले, यानी 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है कभी कभी। तो सबसे पहले यहाँ रेलवे का माध्यम, जो रेलवे पटरी है उसका क्या किया गया, परिवहन स्थलों का एक तरह से विकास किया गया, यानी 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। तो इसके बाद में क्या हो गया, अब जैसे भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आ गई, यानी परिवहन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन यानी क्रांति ने बदलाव आ गया। क्रांति का मतलब परिवर्तन यानी बदलाव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता तथा उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। यानी अंतर्दहन जल इंजन जो होती है, यानी जो पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ी होती है, जो डीजल से चलने वाली गाड़ी होती है, इसी का आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। यानी सड़क का निर्माण ज़्यादा लंबाई में होने लगा, सड़क का निर्माण अब बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने लगा, जिसके कारण क्या कहता है, उसमें क्रांति आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन हो गया, राजमार्ग हो गया तथा कार मार्ग हो गया, ठीक है। ये मेन है। स्थल परिवहन के अंतर्गत देखा जाए तो पाइपलाइन भी आएगा इसमें, राजमार्ग भी है, NH यानी नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, और कार मार्गों को भी इसमें रखा गया है।
पाइपलाइन, नौकाएं, समुद्री पोत, उसके बाद हो जाएगा रेल मार्ग, मोटर, ट्रक, बाजार, ये सब क्या है, बाजार, बड़े मालवाहक है। ठीक है, ये सब जो है एक प्रकार का बड़े मालवाहक है जो बड़े पैमाने पर माल का वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह माल को लेके जा सकता है। ठीक है, यानी पाइपलाइन के द्वारा भी बड़े पैमाने पर जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह निर्यात किया जाता है। नौकाएं यानी जो एक तरह से नाव होता है, यानी जो समुद्र में, नदी में नाव जो चलती है वो भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, चीन तथा भारत के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों तथा मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। ठीक है, चीन तथा अगर भारत की बात की जाए, चीन तथा भारत के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों तथा मनुष्य द्वारा जो खींची जाने वाली गाड़ियां हैं वो अभी भी क्या है, स्थल परिवहन के रूप में प्रचलित है, स्थल परिवहन के रूप में अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बोझा ढोने वाला वस्तु। यह यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र। ठीक है, अगर पशु तथा उनके क्षेत्र, हर एक क्षेत्र होते हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग पशुओं का प्रयोग होता है परिवहन के रूप में। जैसे कि कुत्ते तथा रेंडियर का प्रयोग उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी यूरोप तथा साइबेरिया के हिमाच्छादित, यानी हिम आच्छादित, हिम का मतलब होता है बर्फ, आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ, हिम का मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ, आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ, यानी जो मैदान होता है हिम आच्छादित यानी मैदान, वो मैदान जो हिम से ढका हुआ होता है वो सब में सलेज को खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी उत्तरी यूरोप और साइबेरिया में कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग होता है, यानी कुत्ते और रेंडियर का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है परिवहन के रूप में, यानी परिवहन के साधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने के लिए किया जाता है। देखिए अभी तो नहीं है, अभी भी ये मतलब बैल वगैरह अभी जितने भी मतलब पुराने संसाधन है, जो पुरानी सुविधाएं हैं वो त्याग दी जा रही है, क्योंकि अभी डेवलपिंग है, इंडिया जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील कंट्री है। तो यहाँ तरह तरह के इंजीनियरिंग सामान बनते हैं और इंजीनियरिंग के द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्र में तरह तरह के मशीनों का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने के लिए किया जाता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवां को खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग होता है। ठीक है, और ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का घोड़ा, यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहता है इसको, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र देखा जाए, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो ऊंट होता है, यानी जो बालू वाला क्षेत्र होता है, बालू वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ ऊंट को दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बलुआई क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाता है, उसको दौड़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, और वो ज़्यादा दौड़ लगाता है, जिसके कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में कारवां को खींचने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशु के रूप में किया जाता है, यानी भार को ढोने के लिए घोड़े का प्रयोग कहाँ होता है, पश्चिमी देशों में। अगर पश्चिमी देशों में अगर देखी जाए तो घोड़े का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, तो बोझा ढोने वाले पशु तथा उनके क्षेत्र आप समझ गए, बोझा ढोने वाले पशु का नाम क्या है और उनके क्षेत्र क्या क्या है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ आप नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रोड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी सड़क के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखा जाए कि विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य की जो सड़कें हैं लगभग 150, कितना है, 150 लाख किलोमीटर विश्व में अगर देखा जाए, यानी पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो मोटर वाहन चलाने के लायक जो सड़क की लंबाई है 150 लाख किलोमीटर है। कितना, 150 लाख किलोमीटर, जिसका 33% भाग जो है यूएसए में पाया जाता है, यानी उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका जो है 33% इसका सड़क का जो टोटल होगा, यानी 150 लाख टोटल दुनिया में है, यानी जहाँ 150 लाख किलोमीटर लंबाई जो है सड़क की लंबाई है पूरा दुनिया में, जहां क्या किया जा सकता है, मोटर गाड़ी को चलाया जा सकता है, मोटर गाड़ी चलाने योग्य ये सड़कें हैं। और इसका 150 का 33% भाग जो है केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, विश्व में इसका असमान वितरण है, कहीं मतलब रोड का लंबाई ज़्यादा है, कहीं रोड का लंबाई कम है, कहीं रोड का विकास कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है, यही बात कही जा रही है कि विश्व में इसका असमान वितरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यानी उत्तरी अमेरिका जो है यानी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड किया हुआ कंट्री है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड किया हुआ महादेश है। तो इस प्रकार का वहाँ जो एक तरह से उत्तरी अमेरिका में वाहनों की संख्या देखी जाए और रोड का अगर रोड का विकास अगर देखी जाए तो उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व और वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में पश्चिमी जो यूरोप है उसके कंपेरिजन में उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महामार्ग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी हाईवे के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब देखिए ये है कि दूर दूर के जगहों को जोड़ने के लिए, यानी दूर दूर के जगह को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें होती है और इसमें यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधाएं के लिए
अलग अलग यातायात लेन देन होता है, अलग अलग यातायात के लेन देन होते हैं, फ्लाईओवर होता है, और क्या होता है दोहरे मार्गों के द्वारा युक्त जो 80 मीटर की चौड़ी सड़कें होती है। तो ये सब क्या है, महामार्ग है यानी हाईवे है, ठीक है। और विकसित देशों में सभी पत्तन और नगर जो होते हैं वह महामार्ग के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं, वह महामार्ग के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। विकसित देश की बात की जा रही है, विकासशील या फिर अविकसित देश की बात नहीं की जा रही है। विकसित देश जैसे कि अमेरिका, जापान हो गया, ये सब क्या विकसित देश है। तो विकसित देशों में पत्तन हो गया यानी पोर्ट जिसको बोलते हैं, और जो नगर हो गया, वो जो सिटी जो होती है, ये दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है महामार्ग करता है, ठीक है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व तो उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में रोड की जो लंबाई है, रोड का जो क्षेत्रफल है 0.65 किलोमीटर, ठीक है। यानी अमेरिका में महामार्गों का जो घनत्व है वो क्या है, उच्च है। हर स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमेरिका की बात की जा रही है, अमेरिका की बात की जा रही है, यानी हर स्थान कहीं भी चले जाएंगे तो हर एक स्थान, हर एक जगह जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एवरेज निकाला गया है, यानी महामार्ग से दूर है, ठीक है। यहाँ हमारे इंडिया में कैसा है कि कोई अगर क्षेत्र जो छुटा हुआ है, रोड के किनारे से अगर छुटा हुआ तो है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, अभी तक वो गांव में रोड नहीं पहुंचा है, ठीक है। ऐसा हाल नहीं है अमेरिका में। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है घर, मतलब यानी जो रहने का स्थान है, जो रहने का स्थल है, जो रहने का सिटी है, जगह है, तो वहाँ से हर 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या मिलेगा, रोड मिलेगा, महामार्ग मिलेगा अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं। उत्तरी में अगर देखा जाए, उत्तरी में कनाडा आ गया तो उसके नगर जो है दक्षिण मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ट्रांस कनाडियन महामार्ग ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर तथा तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। ये सब चीज़ समझाने का चीज़ नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको रोड के बारे में पढ़ाया जाएगा तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना, नोट करना है। मैं तो सिर्फ ऐसे बोलते चले जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स में आपको समझना है, हिस्ट्री में आपको समझना है, अंग्रेजी में आपको रूल समझना है, उसके बाद आपको जो सब चीज़ जहाँ समझने की बारी आती है वहाँ आपको समझाया जाता है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखना है, नोट करना है हर हाल में। अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एनकोरेज से जोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, अलास्का जो राजमार्ग है वह कनाडा का एक शहर है, एक जगह है, एडमंटन, जो उसको अलास्का के किसके यानी एनकोरेज से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके ज़्यादातर भाग का निर्माण हो चुका है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका देश जो होते हैं आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तथा यूएसए और कनाडा आपस में जुड़ जाएंगे। यानी जो निर्माणाधीन पान अमेरिकन जो मार्ग है, ये निर्माणाधीन का मतलब ये हुआ कि का अभी निर्माण नहीं हुआ है, निर्माण पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये पूरा बन जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका जो है आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, और यूएसए यानी दी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच की दूरी जो है वह कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप में वाहनों की संख्या यानी वाहनों की विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में सबसे ज़्यादा संख्या अगर जाल विशाल संख्या अगर देखा जाए तो किसका है, वाहनों का है, और सुविकसित मार्गों का यानी महामार्गों का जाल पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति जो आई वो यूरोप में आई, और क्यों आई, क्योंकि वहाँ अच्छे खासे क्या थे, मशीन का विकास हो चुका था, रोड परिवहन का विकास हो चुका था, जिसके कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है, ठीक है। यानी रूस की अगर बात की जाए तो रूस का एक यूराल जगह है जो पश्चिम में स्थित है, वहाँ औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, यानी सघन यानी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ एक तरह से क्या है, जो एक प्रकार का धुरी का कार्य करता है, धुरी के रूप में है मॉस्को, यानी जिसकी धुरी क्या है, मॉस्को है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग है, ठीक है। यानी एक प्रकार से देखी जाए तो रूस सबसे बड़ा कंट्री है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यानी सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल है तो वो रूस, रसिया का है, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है, रसिया का है, उसके बाद कनाडा का आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे आपके पास 7वां नंबर पे भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतना ज़्यादा मतलब विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो हर जगह महामार्ग को पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, रेल मार्ग का विकास हुआ है, ठीक है। जितना रेल मार्ग का विकास हुआ है उतना महामार्ग का विकास नहीं हो पाया है रसिया में। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए
देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी देश में क्रिस क्रॉस का एक तरह से निर्माण करता है, यानी क्रिस क्रॉस इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो वहाँ चीन में अगर देखी जाए तो वहाँ महामार्ग जो है वहाँ का, तो वहाँ प्रमुख नगरों को जोड़ करके एक प्रकार का क्रिस क्रॉस का फॉर्मेट तैयार करता है। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ने का कार्य करता है, यानी एक जो नवीन महामार्ग है, नया जो महामार्ग है वो तिब्बती क्षेत्र को चेंगडू से लहासा, यानी तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ने का कार्य करता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यानी एजेंट 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने का कार्य करती है, यानी वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने का जो कार्य करती है वह NH7। और ये क्या है, NH7 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूछा गया है कि सीमावर्ती सड़क के बारे में, यानी बॉर्डर रोड किसको बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सहारे बनाई गई जो रोड होती है उसको बोलते हैं सीमावर्ती सड़कें, यानी इंटरनेशनल लेवल जो होता है, इंटरनेशनल जो आपका ये होता है बॉर्डर होता है, बॉर्डर लाइन जो होता है उसके समीपवर्ती, उसके बगल में जो रोड बनाई गई है उसी को क्या बोलेंगे? सीमावर्ती सड़क यानी बॉर्डर रोड बोलेंगे। प्राय सभी देशों में गांव और सैन्य शिविरों तक सामानों को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई गई है, यानी अगर देश में सैनिकों को जाने का जरूरत पड़े, शिविर लगाने का जरूरत पड़े, या फिर गाँव में सुविधा पहुँचाने का जरूरत पड़े, यानी सीमावर्ती गाँव में, ठीक है, तो इस प्रकार के रोड वहाँ हेल्प करते हैं। इसी प्रकार इसी उद्देश्य से यह सड़क का निर्माण किया गया है, यानी सीमावर्ती सड़क यानी बॉर्डर रोड जो होता है इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल मार्ग है, यह लंबी दूरी, ये क्या करता है? ये लंबी दूरी तक भारी सामानों तथा यात्रियों के स्थल परिवहन की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यानी रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो लंबी, यानी एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी ज़्यादा दूर एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का प्रमुख साधन है, यानी प्रमुख परिवहन के साधन यानी सेवा के रूप में कार्य करता है रेल मार्ग। ठीक है, अब देखिए रेल मार्ग की लंबाई के अनुसार उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी रेल लाइनों की चौड़ाई यानी गेज के रूप में बांटा गया है। प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, यानी प्रत्येक देश में गेज के रूप में कहीं 1 मीटर को, यानी रेल के पटरियों के बीच, दोनों पटरियों के बीच जो चौड़ाई होती है प्रत्येक देश में अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक देश का रेलगाड़ी अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक देश का रेलगाड़ी जो बनता है वहाँ के हिसाब से बनता है, अपना किसके हिसाब से, अपना एरिया के हिसाब से, अपना भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से वो लोग रेलगाड़ी का निर्माण करते हैं और वहाँ एक प्रकार का पटरी का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक देश की पटरी का बीच की दूरी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बीच की दूरी के अनुसार अगर देखी जाए तो टोटल रेलगाड़ी की जो पटरी होती है वो 3 प्रकार की होती है, यानी रेल लाइनों की जो टोटल लंबाई होती है वो 3 प्रकार की होती है। ब्रॉड गेज होता है एक प्रकार का, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज को अगर देखी जाए तो इसकी बीच की दूरी होती है 1.5 मीटर से अधिक, यानी ब्रॉड गेज को देखी जाए ये दोनों पटरी है, यानी दोनों के बीच की दूरी 1.5 मीटर से अधिक होती है। मीटर गेज तो आप समझ गए, यानी 1 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी। और नैरो गेज की अगर बात की जाए तो 1.44 मीटर होगा, यानी नैरो गेज की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा मीटर गेज, उसके बाद नैरो गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज। ठीक है, इस प्रकार की दोनों के बीच की पटरियों के बीच की लंबाई के अनुसार इस प्रकार नाम रखा गया है, इस प्रकार नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काफी सिंपल और आसान पॉइंट है। पूछा गया, कह रहा है कि दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, यूएसए, भारत और जापान में ज़्यादा प्रचलित है, यानी डेली लाइफ में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, छोटा सा मार्केट से दूसरा छोटा मार्केट जाने के लिए, यानी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ऐसे रेल जो होते हैं, यानी जो चालू टिकट जहाँ मिलती है, यानी एक प्रकार का दैनिक डेली लाइफ में जो प्रयोग होने वाली रेल है, तो वो सबसे ज़्यादा फेमस जो है, यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित है तो यूएसए, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, जापान में हो गया, ऐसे देशों में प्रचलित है। ठीक है, यूरोप में दुनिया का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें ज़्यादा दोहरे हैं। ठीक है, यानी दोहरे रेल मार्ग हैं। यूरोप में दुनिया का सबसे सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। ठीक है, अब ये काउंटों को याद रखेंगे, ये नंबर को आप याद रखेंगे, 4,40,000 किलोमीटर। बेल्जियम में रेल जो घनत्व है 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1 किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर देखी जाए बेल्जियम में तो 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, यानी 6.5 किलोमीटर क्षेत्रफल पर 1 किलोमीटर रेलगाड़ी की लंबाई पाई जाती है बेल्जियम में। ठीक है, इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग जो होता है लंदन को पेरिस से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि महत्वपूर्ण रेल केंद्र पेरिस हो गया, लंदन हो गया, मिलान हो गया, बर्लिन हो गया, ब्रुसेल्स हो गया, वार्सा हो गया, ये सब क्या महत्वपूर्ण रेल केंद्र है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग कितना है
40% है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका हर चीज़ में आगे है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है हर चीज़ में आगे है। यहाँ रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग विस्तृत है, रेल मार्ग का जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा वहीं विस्तृत है। और विश्व यानी वर्ल्ड का रिकॉर्ड अगर देखी जाए तो टोटल विश्व के यानी वर्ल्ड के कुल रेल मार्गों का 40% इसी के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितना है, एक प्रकार का 40,000, कितना 40,000 एक प्रकार का आप याद रखिए किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। इस प्रकार आप याद रखेंगे कौन सा कंट्री में कहाँ कितना रेल मार्ग है। न्यूजीलैंड में अगर देखी जाए तो न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड यानी क्रिकेट टीम जो खेलता है, ठीक है, वहाँ की क्रिकेट टीम काफ़ी फेमस है न्यूजीलैंड की। तो उत्तरी महाद्वीप में यानी उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपने सेवाएं प्रदान करता है, यानी कृषि क्षेत्र को अपना सेवा प्रदान करता है। ज़्यादातर वहाँ मतलब लोग जो होते हैं यात्री के रूप में नहीं जाते हैं, यात्री के रूप में रेल सेवा का उपयोग नहीं करते हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है। दक्षिण अमेरिका की अगर बात की जाए तो एक है अर्जेंटीना और दूसरा है अर्जेंटीना के पंपास हो जाएगा, और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखेंगे। तो ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश, ठीक है, ये दोनों जो होता है, ये दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्ग का 40% भाग पाया जाता है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका की बात की जाती है। देखिए दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में, दक्षिण अमेरिका क्या महादेश है, तो शेष देशों में अगर देखी जाए तो केवल चिली में महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, यह बात आप याद रखेंगे। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो चिली आता है वही महत्वपूर्ण रेल मार्ग क्या है, विस्तृत है। एशिया में चीन हो गया, भारत और जापान के सघन बसे हुए क्षेत्रों में उसके बाद रेल मार्गों का सघनतम घनत्व तो पाया जाता है। यानी एशिया के अंतर्गत अगर देखी जाए तो चाइना, भारत और जापान के सघन बसे हुए क्षेत्रों में अगर देखी जाए तो रेल मार्गों का घनत्व जो है वह क्या है, अधिकतम है, सघनतम घनत्व है, यानी सबसे ज्यादा घनत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरा महाद्वीप अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका की अगर बात की जाए तो दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका में 40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। इसमें से 18,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग दक्षिण अमेरिका में हीरे, सोने, तांबा खनन के लिए क्रियाकलाप के कारण पाए जाते हैं। यानी यहाँ एक तरह से यात्री जो होते हैं उसके लिए यहाँ रेल मार्ग का कोई सुविधा नहीं है, मतलब उसके उद्देश्य से यहाँ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में हीरा हो गया, सोना हो गया, तांबा का खनन हो गया, ये सब क्रियाकलाप में क्या किए जाते हैं, रेल मार्ग को एक तरह से विकसित किया जाता है। और रेल मार्ग का प्रयोग ये सब क्रियाकलाप में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, सारा चीज आपको याद रखने की जरूरत है, सिर्फ यहाँ कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ आपको ज्यादा चीज आपको याद रखना है, सिर्फ आपको सभी चीज को नोट करना है। अब इसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि रेल मार्ग क्या है, कौन सा देश में कितना लंबाई में रेल मार्ग बिछे हुए हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। सीमावर्ती सड़कें क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि महामार्ग क्या होता है, सड़क क्या होता है, बोझा ढोने वाले वस्तु और उनके क्षेत्र क्या है, परिवहन क्रांति, सड़क परिवहन की विधाएं, परिवहन जाल क्या होता है, परिवहन किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो चैप्टर 8 का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे पूरा थ्योरी कवर हो जाए, ठीक है। तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।